Nirnay IAS by officers for future officers. Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing about four major articles. पहले आर्टिकल में we will be discussing about इंडिया एंड यूके के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में. इसमें इंडिया को क्या बेनिफिट हुआ है एंड यूके को क्या बेनिफिट हुआ है, इसको हम डिस्कस करेंगे. जीएस पेपर 2 से आप इसे रिलेट कर सकते हो इंटरनेशनल रिलेशन से, एंड आप इसको रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी पार्ट से भी. देन इंटरनेशनल रिलेशन में वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक जजमेंट दी है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के ऊपर. इंपॉर्टेंट जजमेंट है. कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में डोमेस्टिक कोर्ट्स के लिए एक नया आप कह सकते हो रोड मैप इसने शोकेस किया है. देन 50% रिडक्शन इन कोरल्स इन लक्षद्वीप. 1998 से हम इस एरिया में कोरल को मेजर कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक बड़ा रिडक्शन देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. इसको हम समझने की कोशिश करेंगे. देन प्लेसेस इन न्यूज़ में हम बात करेंगे कंबोडिया एंड थाईलैंड के बारे में, जहाँ पर अभी रिसेंटली एक कॉन्फ्लिक्ट आपका देखने को मिल रहा है. तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इंडिया यूके ट्रेड डील के बारे में. देखिए, इस ट्रेड डील एग्रीमेंट की शुरुआत हुई थी 2022 में एंड लगभग 3 साल के डिटेल्ड नेगोशिएशंस के बाद 2025 मई में इसके बारे में कहीं ना कहीं कंफर्मेशन आ गया था एंड अभी इसे आपस में साइन कर लिया गया. इसे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट कहा जा रहा है एंड ये इंडिया का मोस्ट एम्बिशियस ट्रेड डील है अभी तक का, एंड यूके के लिए भी ये लार्जेस्ट पैक्ट है सिंस ब्रेक्जिट, जब से उन्होंने यूरोपियन यूनियन को छोड़ा है. एंड इसमें इंडिया यूके विजन 2035 को लॉन्च किया गया, जो कि रिप्लेस करेगा रोड मैप 2030 को. अब यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है. देखो, इंडिया अपना ट्रेड रिलेशन डाइवर्सिफाई करना चाहता है ट्रेडिशनल पार्टनर्स के अलावा. सबसे बड़ी बात क्या है कि हम यूएस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो हम वो डिपेंडेंसी को कम करना चाह रहे हैं. मोर ओवर, जो प्रेफरेंशियल एक्सेस यहाँ पे हम सिक्योर करना चाहते हैं पोस्ट कोविड, वो भी हम अचीव कर पाएंगे बिकॉज हम चाहते हैं कि हम ग्लोबल सप्लाई चेन में एक मेजर पार्टनर बने. तो यहाँ पर बायलैटरल एग्रीमेंट दोनों ही कंट्रीज़ के लिए काफ़ी बेनिफिट दे सकता है. अब इसमें कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्या होता है, ये एक तरह का बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही है. अब इसमें आप गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ प्रोफेशनल्स की मोबिलिटी यानी मूवमेंट को भी इंश्योर करते हो. तो इसमें टैरिफ को एलिमिनेट किया जाता है, मार्केट एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है, रेगुलेटरी कॉपरेशन एक दूसरे के साथ बेटर किए जाते हैं, डिजिटल ट्रेड इंप्रूव किया जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ऊपर फोकस होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लेबर मोबिलिटी, ये सब आपको देखने को मिलता है. एंड दोनों ही कंट्रीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करती है एक दूसरे के लिए. अब यहाँ पर टैरिफ रिडक्शन और कौन कौन से सेक्टर को क्या बेनिफिट मिलेंगे, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है. अब ऑलमोस्ट 99% टैरिफ लाइन जो है आपकी रिड्यूस हो जाएगी एंड ये 100% ट्रेड वैल्यू के ऊपर हम अचीव कर पाएंगे. वेराज यूके को 15% आप ये कह सकते हो टैरिफ का स्लैश मिलेगा, कहीं ना कहीं 15 से अब 3% पे आ जाएगा, जिससे यूके के जैसे एरोस्पेस, विस्की, मेडिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल मशीनरीज एंड ऑटोमोबाइल्स को बेनिफिट होगा. इंडिया में लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी, फुटवेयर, मरीन प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स एंड टॉयज, इन सेक्टर्स को आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा. तो यहाँ पर आईटी सेक्टर, फाइनेंस, टेलीकॉम, एजुकेशन, आर्किटेक्ट एंड इंजीनियरिंग, ये सभी सेक्टर आपके ये कह सकते हो कि एम्बिशियस सर्विस एक्सेस के अंदर आ रहे हैं. प्रोफेशनल मोबिलिटी में हमने कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर्स, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल जैसे शेफ, योगा इंस्ट्रक्टर, म्यूजिशियन, इनको कवर किया. एंड यहाँ पे हम स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं पाथवे, ताकि इंटर कॉर्पोरेट ट्रांसफरीज या बिजनेस विजिटर्स को भी हम इजीली मोबिलिटी प्रोवाइड कर सके. अब यहाँ पर डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी आ जाता है. अब इसमें क्या है, देखो पहले क्या होता था कि आप जैसे यूके में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ की सोशल सिक्योरिटी में आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता था. अब 3 साल के लिए यहाँ पर एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा. आप मैक्सिमम अपने सैलरी होम लेके जा सकते हैं. तो कहीं ना कहीं इंडिया की जो कंपनीज की कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी एंड इससे कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि दोनों ही एम कर रहे हैं कि बाय 2030 हम अपने आपस के जो 56 बिलियन का ट्रेड है उसे डबल कर पाएंगे. एंड इससे एग्रीकल्चर में ऑलमोस्ट 20% का इंक्रीज देखने को मिल सकता है. एंड कहीं ना कहीं जो इंजीनियरिंग गुड की हमारी जो एक्सपोर्ट है उसमें भी ऑलमोस्ट आप उस फिगर को डबल कर पाओगे.
तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, हैंडीक्राफ्ट, होम टेक्सटाइल और कारपेट इंडस्ट्री आपकी बूस्ट करेगी। देन यहाँ पर मेक इन इंडिया को एक पुश मिलेगा एंड कहीं ना कहीं मेजर इकॉनमी है इंडिया, तो इससे यूके को भी एक बड़ी मार्केट का एक्सेस मिल पाएगा। तो यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं डोमेस्टिक जो इकॉनमी है, जैसे अल्कोहलिक बेवरेज हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, ऑटोमोबाइल्स हुआ, इनको एक टफ चैलेंज देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं लोकल इंडस्ट्रीज को, जो यूके की कार्स हैं या आपकी बेवरेजेस हैं उनके साथ। देन डेयरी प्रोडक्ट्स, एप्पल, ओट्स, एडिबल ऑयल्स, इनको एक्सक्लूड कर दिया गया। बेसिकली हम नहीं चाहते कि हमारे प्राइमरी सेक्टर के ऊपर कोई ज़्यादा असर पड़े इसका। एंड कमिटमेंट्स, कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि सबसे बड़ा एक चैलेंज ये है कि नॉन टैरिफ बैरियर्स को और वीज़ा रजीम डिले, इसके बारे में अब फोर फ्रंट पे क्या होता है वो देखने वाली एक बात रहेगी। देन एक डिपेंडेंसी रिस्क रहेगा, अगर यूके के ऊपर ओवर डिपेंडेंट हुए एंड बाद में कभी एक्सटर्नल शॉक या पॉलिटिकल चेंज के कारण कुछ भी गड़बड़ होती है तो इंडिया को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। एंड कहीं ना कहीं यूके पुश कर सकता है इंडिया को कि आप और ज़्यादा अच्छे और स्ट्रिंजेंट लेबर लॉज, एनवायरमेंटल लॉज अपने देश के अंदर लेके आओ। अब इंडिया यूके विजन 2035 फ्रेमवर्क की बात करें तो जॉब ग्रोथ, इनोवेशन, सिक्योरिटी एंड डिफेंस, क्लाइमेट चेंज एंड जियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर हमने फोकस किया, जहां पर यूके ने हमारी परमानेंट सीट को फिर से लाइक आप ये कह सकते हो मेंबरशिप के लिए हमारे को आप ये कह सकते हो प्रॉमिस किए एंड इसके साथ सपोर्ट करने का प्रॉमिस किए। सिक्योरिटी काउंसिल के अलावा WTO, WHO, IMF और वर्ल्ड बैंक, इनमें भी कॉन्टेम्प्रेरी जो चेंजेस हैं या रियलिटी है उसको एड्रेस करने की बात की गई है। देन काउंटर टेररिज्म और एक्सट्रेडिशन की बात की जाए तो जैसे फ्यूजिटिव्स, इकोनॉमिक फ्यूजिटिव्स जो आपके कहाँ पर रह रहे हैं, यूके में रह रहे हैं, तो उनको यहाँ पर इंडिया के साथ एक्सट्रेडिट करने की बात की गई है। एंड टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की भी यहाँ पे बात की गई है। इंडिया और पैसिफिक, इंडो पैसिफिक और जियो पॉलिटिकल इशू की बात करें तो हमने डीपली अपने कंसर्न रेज किए इंडो पैसिफिक, यूक्रेन और वेस्ट एशिया के क्राइसिस के ऊपर, एंड सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हमने प्रमोट करने की बात की है इसमें। देन आइए अब बात करते हैं ICJ के बारे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एक इन्होंने रूलिंग दी है जिससे आप ये मान के चलो कि आने वाले समय में सब कुछ बदलने वाला है। कैसे? देखो, इन्होंने एग्जामिन किया फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, यूनिक्लॉस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बायोडाइवर्सिटी का प्रोटोकॉल एंड डेजर्टिफिकेशन का प्रोटोकॉल। तो इन्होंने ये कहा कि भाई देखो, ये लीगल ऑब्लिगेशन है कि जो कंट्रीज है वो अपने ग्रीन हाउस एमिशन को कम करें। डेवलप कंट्रीज जो Annex 1 कंट्रीज हैं, ये इनको फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस देनी होगी डेवलपिंग कंट्रीज को। एंड अगर ये फेलियर होता है कि वो पैसे नहीं देते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं देते हैं, तो ये इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट की कैटेगरी में आएगा। एंड मोर ओवर जो गवर्नमेंट है, अगर वो अपने देश में कॉर्पोरेट वर्ल्ड को इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर पाती है कि भाई आप कार्बन एमिशन कम करें, तो उस केस में वहाँ पर गवर्नमेंट को आप रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। देन यहाँ पर नॉन बाइंडिंग क्या कहा गया कि भाई देखो, जो अथॉरिटेटिव इंटरप्रिटेशन है उसमें थोड़ा आपको समझना होगा इस चीज़ को कि इंटरनेशनल क्लाइमेट ऑब्लिगेशन अभी तक ये उसका सबसे थॉरो इंटरप्रिटेशन हुआ है। मोर ओवर ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कोर्ट के लिए एक आप कह सकते हो लाइट हाउस का काम करेगा, एंड ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक टूल का काम करेगा जहां पर वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट एंड कहीं ना कहीं डेवलप कंट्रीज से जो उनके हमेशा से एक टसल रही है अबाउट फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, उनके लिए बात कर सकती है। एंड जुडिशियली ये इंडोर्स करेगा लॉस एंड डैमेजेस प्रिंसिपल को। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि भाई कुछ इम्प्लीकेशंस की बात की जाए तो इससे बहुत ज़्यादा आपको क्लाइमेट से रिलेटेड लिटिगेशन देखने को मिल सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं वनरेबल स्टेट आपके क्लेम डिमांड कर सकते हैं डेवलप कंट्री से, प्रेशर करेंगे वो कॉर्पोरेट्स को कि भैया आप स्ट्रिक्ट रेगुलेशन इनके ऊपर इम्पोज करें। देन नेशनल कोर्ट्स एंड इंटरनेशनल कोर्ट्स के लिए यहाँ पर इन्वायरमेंटल लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ये मान के चलें कि लीगल इन्फोर्सेबल नेचर की अगर बात करें तो पेरिस एग्रीमेंट आपका वॉलंटरी नेचर का है, बाइंडिंग नेचर का नहीं है, और इसमें इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की बात की गई है। देन आपको यहां पर कहा गया कि भाई आप सबसे पहली बात कि आगे क्या करें, तो कोडिफाई कीजिए क्लाइमेट ऑब्लिगेशंस को, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म को इंश्योर कीजिए, डोमेस्टिक कोर्ट्स को एम्पावर कीजिए कि भाई वो इंटरनेशनल क्लाइमेट नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली एक्ट कर सके। देन ग्लोबल लीगल एंड सिविल सोसाइटी नेटवर्क को यहाँ पर ये चाहिए कि एडवाइजरी ओपिनियन, लॉ सूट्स और आप
लाइक एडवोकेसी को प्रमोट कीजिए, एंड इससे कहीं ना कहीं आपको, जैसे कॉप के अंदर लॉस एंड डैमेजेस फंड के बारे में भी बात की गई थी, तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिल पाएगा। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे देखनी थी। देन आइए अब बात करते हैं लक्षद्वीप के कोरल ब्लीचिंग के बारे में। तो सबसे पहले कोरल्स को समझो। कोरल्स एक मरीन इन्वर्टिब्रेट है। अब कोरल बेसिकली कॉलोनीज में रहता है एंड ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। मतलब कोरल रीफ में आगे चलकर आपका सिम्बायोटिक रिलेशन आपको देखने को मिलता है जूज़ैंथलिन के साथ। इसका ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है एंड ये शेल्टर प्रोवाइड करता है आपका, जो यहां पर हम कोरल्स की बात कर रहे हैं यानी पॉलिप्स की जो बात कर रहे हैं। अब ये हैबिटेट प्रोवाइड करता है, एक नर्सरी प्रोवाइड करता है, एक शेल्टर प्रोवाइड करता है सभी जो भी आपके जूज़ैंथलिन होते हैं उनको। अब ज़्यादातर केसेस में ये अच्छे पनपते हैं जब आपका टेम्परेचर 23 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो, शैलो डेप्थ हो, जहाँ पर क्लियर वाटर हो ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके, सैलिनिटी 30 से 40 पार्ट पर मिलियन के बीच में हो, 1000 के बीच में हो तो बेटर रहेगा, एंड लो न्यूट्रिएंट कंडीशन होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अगर हाई न्यूट्रिएंट मिलेंगे तो एल्गल ब्लूम देखने को मिल सकता है, तो वो यहाँ पर कंड्यूसिव नहीं है। देन आपको वाटर मूवमेंट मिनिमम देखनी चाहिए, बिकॉज टर्बुलेंट वाटर में आपकी सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती, फिर इनकी डेथ हो सकती है। तो अभी अगर हम बात करें ग्लोबली, आपको ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के आसपास एक अच्छी पॉपुलेशन देखने को मिलते हैं। कोरल ट्रायंगल जो साउथ एशिया में कहा जाता है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन, पपुआ न्यू गिनी, तिमोर और आपको सोलोमन आइलैंड के आसपास देखने को मिल जाता है। देन रेड सी कोरल्स के अगर बात की जाए, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, सऊदी अरेबिया, यमन, इनके पास आपको देखने को मिल जाती हैं। कैरेबियन कोरल्स की अगर बात की जाए तो क्यूबा, बहामस एंड बेलीजी, इन एरियाज में आपको देखने को मिल जाती है। और पैसिफिक में माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, फिजी और मार्शल आइलैंड के पास देखने को मिलती है। इंडियन ओशन में ज़्यादातर आपको लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार एंड गल्फ ऑफ कच्छ के आसपास देखने को मिलती है। अब हमने 24 साल से इसके ऊपर स्टडी कंडक्ट कर रहे थे, तो अभी हमें ये पता लगा कि पहले जो आपकी अगिती और ये जो कावरिती जैसे आइलैंड्स हैं, इनके आसपास 37.24% आपको कोरल्स एटॉल देखने को मिलते थे, बट अभी ये घट के 19.6 के आसपास आ गए हैं। एंड ज़्यादातर प्रॉब्लम इसमें ये हुई है कि रिकवरी रेट में आपको स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। तो कहते हैं जब भी आपका कोई स्ट्रेस जनरेट होता है, जूज़ैंथलिन को एक्सपेल कर देता है आपका कोरल्स यानी पॉलिप्स, और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो ये आपका, जैसे वाटर की बात की जा रही है, सी लेवल राइज करने से भी आपके पॉलिप्स की डेथ हो जाती है, बिकॉज डार्कनेस आ जाती है, सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती। तो यहाँ पर कहा जाता है देखो कुछ कारण होते हैं, जैसे मरीन हीट वेव है, तो इसमें 29 से ऊपर अगर टेम्परेचर चला जाएगा तो भी ये मर जाएंगी। अलीनो जो है, इसकी वजह से भी आपके थर्मल स्ट्रेस इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। देन रिकवरी टाइम आपका काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तब भी इन कोरल्स की डेथ हो जाती है। एंड मोर ओवर ओशन एसिडिफिकेशन, पोल्यूशन, ओवर फिशिंग एंड फिजिकल डैमेज, जैसे हम बॉटम ट्रोलिंग नेट्स को यूज़ करते हैं, उसके कारण भी इनकी डेथ हो जाती है। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। अभी वे क्या है, तो कहते हैं कि भाई आप फ्रेगमेंट ट्रांसप्लांटेशन या आर्टिफिशियल रीफ के ऊपर फोकस कर सकते हैं, कोरल गार्डनिंग कर सकते हैं, जहां पर आप कल्टीवेट करें कोरल नर्सरी को और बाद में उसे ट्रांसप्लांट कर दें। आप प्रोटेक्ट करें क्लाइमेट रेजिलेंट रीफ को एंड कोशिश करें कि इनको और ज़्यादा प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करें। देन आपको मरीन प्रोटेक्टेड एरिया बनाना चाहिए जिसके ऊपर आप एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर को रिड्यूस कर सको। कोस्टल डेवलपमेंट जो है वहाँ पर कोशिश कीजिए सेडिमेंटेशन एंड न्यूट्रिशन इनफ्लो को आप रोकें, ताकि किसी भी तरह से एल्गल ब्लूम ना देखने को मिले, एंड कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। अब आइए अब बात करते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की, जिसमें हम बात करेंगे थाईलैंड एंड कंबोडिया के मैप की। हुआ क्या है, इनकी आपस में अभी बॉर्डर क्लैशेस स्टार्ट हो गए थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में। टैंक्स, आर्टिलरी और जेट्स उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअल में 1953 में फर्स्ट मैप आपको देखने को मिला था, जहां पर आप ये मान के चलो कि भाई थाईलैंड और कंबोडिया के बीच का जो इशू जहां से स्टार्ट हुआ। देखो, जब फ्रांस ने इस एरिया को ऑक्यूपाई किया था तो उस एरिया में आपको 800 किलोमीटर का जो बॉर्डर है उसका स्ट्रेच क्लियरली डिमार्केटेड नहीं दिखता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये जो एरिया है, ये इन एरिया में आपको क्लैश पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कंबोडिया की बात की जाए तो कंबोडिया में आपको याद रखना है ये डेनग्रेट माउंटेन्स इस साइड देखने को मिलता है, कार्डमॉम माउंटेन्स इस साइड देखने को मिलता है। ये थाईलैंड है आपका, ये पूरा एरिया। देन ये लाओस है, देन ये वियतनाम है।
तो इनके साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है, एंड नीचे ये गल्फ ऑफ थाईलैंड में आपका खुल जाता है। अब इसमें जो ये वाटर बॉडी आपको देखने को मिलते हैं, मेकोंग गंगा के नाम से आपने एक ट्रीटी सुनी होगी, मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन, तो ये वहीं से आपकी निकलती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। देन अगर थाईलैंड की बात की जाए तो ये थाईलैंड है आपका, जो लाओस, बर्मा एंड कंबोडिया से अपना बॉर्डर शेयर करता है। अगेन मेकोंग इसकी भी एक इंपॉर्टेंट रिवर है आपकी। एंड यहाँ पर ये नीचे आपको इस्थमस ऑफ कारा देखने को मिलता है, फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में रहता है। चाइना यहाँ से अपना रास्ता बिल्ड करना चाहता है ताकि उसके जो नीचे आप ये कह सकते हो स्टेट ऑफ लाइक अंडमान सी से होते हुए, अंडमान निकोबार आइलैंड से होते हुए जो उसका रास्ता जाता है, उसके ऊपर वो डिपेंडेंसी अपनी कम कर सके मलक्का स्टेट के ऊपर। तो वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। देन ये इसके बारे में मेजर चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। टूरिज्म, ऑटोमोबाइल्स और एग्रीकल्चर के लिए ये एरिया काफ़ी नोन है। तो आई होप आपको आज की डिस्कशन अच्छी लगी हो। आज के डिस्कशन में इतना ही था। धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नई डिस्कशन के साथ। अच्छा जी।